सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पब्लिक बजट एंड टेक्निक्स ऑफ बजट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम सार्वजनिक बजट क्या है और बजट किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके क्या क्या स्टेज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो टॉपिक रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो बात करते हैं पब्लिक बजट या सार्वजनिक बजट की। ए गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। यानी कि जो गवर्नमेंट बजट होता है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो शो करता है आइटम वाइज एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना होगा और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर कितना होगा ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। एक सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व और प्रत्याशित व्यय के मध्यवार अनुमान दिखाता है। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया बजट। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं अबाउट इंडिया बजट के। पहला फैक्ट क्या है, फर्स्ट कॉलोनियल बजट, यानी कि पहला जो औपनिवेशिक बजट था, द फर्स्ट एवर इंडियन बजट ड्यूरिंग इट्स कॉलोनियल एरा वाज प्रेजेंटेड बाय स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन इन 1860। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो औपनिवेशिक बजट था वो कब प्रकाशित हुआ था या कब प्रस्तुत किया गया था। तो पहला जो औपनिवेशिक बजट था वो 1860 में एक राजनीतिज्ञ थे स्कॉटिश के जेम्स विल्सन, उनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। 2 years after the transfer of Indian administration from East India Company to British Crown, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन के हस्तांतरण के 2 साल बाद जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत में बजट पेश किया था 1860 में, औपनिवेशिक बजट। और उसके बाद जो है अगला है फर्स्ट इंडियन बजट। द फर्स्ट प्रोविजनल बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया was presented on November 26, 1947 by the country's finance minister R.K. षणमुखम चेट्टी। यानी कि जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था जिसे प्रोविजनल कहा जाता है यानी अनंतिम बजट 26 नवंबर 1947 को देश के वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो आपका रिवाइज्ड बजट था मार्च 1948 में पेश किया गया था। फर्स्ट पीएम टू प्रेजेंट बजट, जिन्होंने जो है बजट को प्रेजेंट किया था फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। वाज ऑल्सो द फर्स्ट इन द टॉप पोस्ट टू प्रेजेंट इन द बजट व्हेन द हेल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो इन 1958-59। बजट पेश करने वाले पहले पीएम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शीर्ष पद पर बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे जब उन्होंने 1958-59 में वित्त विभाग संभाला था। यानी कि पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है फाइनेंस पोर्टफोलियो या फाइनेंस डिपार्टमेंट को कब संभाला था, तो 1958-59 में, और तभी उन्होंने जो है बजट भी पेश किया था। इंक्लूजन ऑफ हिंदी, द बजट यूज्ड टू पब्लिश्ड ओनली इन इंग्लिश अंटिल 1955। यानी कि
1955 तक का जो बजट था वो ओनली इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था। लेटर फ्रॉम 1955 to 56 द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू पब्लिश इट इन हिंदी एज वेल एज, यानी कि 1955 से लेके 56 के बाद का जो बजट पेश किया जाता था वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में जो है पब्लिश या प्रेजेंट किया जाने लगा। अगला है आपका मैक्सिमम बजट बाय ए मिनिस्टर्स, एक मंत्री के द्वारा अधिकतम बजट। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई होल्ड्स द रिकॉर्डेड ऑफ प्रेजेंटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ बजट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्रीज, यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने के नाम से देश के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। ही हैड प्रेजेंटेड 10 बजट ड्यूरिंग हिज stints as finance minister during 1962 to 69, followed by P. चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार एंड मनमोहन सिंह 6 बार, निर्मला सीतारमण टिल 2023 तक का 5 बार। अभी जो है 25 तक का जो है 7 बार बजट पेश कर रही है निर्मला सीतारमण जी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ने जो है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो वो रहेंगे आपका मोरारजी देसाई। उसके बाद फर्स्ट वुमन टू प्रेजेंट द बजट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज फर्स्ट वुमन टू प्रेजेंट द बजट of independent India as Prime Minister. She also held the finance portfolio. However, Nirmala Sitharaman on July 5, 2019 became the first full-time woman finance minister of India to present the budget of the country. बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्र भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने वित्त विभाग भी संभाला था। हालांकि 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फुल टाइम वुमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट द बजट ऑफ द कंट्री नेम इज, तो निर्मला सीतारमण। उसके बाद अगला है आपका ब्लैक बजट, जिसे जो है हिंदी में काला बजट कहा जाता है। इन 1973-74 फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव चौहान प्रेजेंटेड द बजट विथ ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ अबाउट 550 crore. The maximum until that time it was then termed as black budget. It followed the India-Pakistan war in 1971 and a failed monsoon session. जो 1973-74 का बजट था उसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत चौहान ने लगभग रुपये 550 करोड़ के राजकोषीय घाटे के साथ इस बजट को पेश किया था, जो उस समय तक का अधिकतम था। तब इसे ब्लैक बजट कहा जा गया था। इसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद और मानसून के मौसम के विफल कर दिया। मानसून ने जो है मौसम को विफल कर दिया था, इसलिए जो है 1973-74 को के बजट को जो है ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका मर्जर ऑफ बजट एंड चेंज इन डेट्स until 2017 there used to be 2 different budgets, Indian budget and a separate railway budget. The Modi government merged these two in 2017 and changed the date of budget's presentation to the February 1 from last day of Feb. Arun Jaitley was the first finance minister to present the merged budget on new date of प्रेजेंटेशन। बजट का विलय और तारीखों में बदलाव 2017 तक 2 अलग अलग बजट हुआ करते थे, भारतीय बजट और एक अलग रेल बजट। मोदी सरकार ने 2017 में इन दोनों
का विलय कर दिया और बजट पेश करने की तारीख फरवरी के आखिरी दिन से बदलकर 1 फरवरी कर दी। अरुण जेटली पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने मर्ज किए गए बजट को पेश करने की नई तारीख पर पेश किया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेंज इन टाइम अंटिल 2000 द बजट वाज प्रेजेंटेड एट 5 PM ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। इन 2001 फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा चेंज इट टू 11 AM। समय में बदलाव 2000 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश किया जाता था और 2001 में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। चेंज इन टाइम अंटिल 2000 द बजट वाज प्रेजेंटेड एट 5 PM ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। इन 2001 फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा चेंज इट टू 11 AM। उसके बाद अगला है आपका बही खाता इंस्टेड ऑफ ब्रीफ केस के बजाय बही खाता। एज द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण हैड मेड ए significant shift in 2019 by starting the custom of carrying budget document in a bahi khata traditional red cloth instead of briefcase. This was termed as an apparent shift from the British hangover. ब्रीफकेस के बजाय बही खाता पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण ने 2019 में ब्रीफकेस के बजाय बही खाता पारंपरिक लाल कपड़े में बजट दस्तावेज ले जाने की प्रथा शुरू करके एक महत्वपूर्ण बदलाव किया था। इसे ब्रिटिश हैंगओवर के एक स्पष्ट बदलाव के रूप में कहा गया था। प्रिंटिंग ऑफ बजट द बजट यूज्ड टू बी प्रिंटेड एट द राष्ट्रपति भवन until 1950 when it got leaked. The government was then forced to move budget printing to a present at Minto Road in New Delhi. Later the printing revenue was shifted to a government press in the North Block in 1980. बजट की छपाई 1950 तक बजट राष्ट्रपति भवन में छपा करता था। जब यह लीक हो गया तब सरकार को बजट की छपाई को नई दिल्ली में मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में मुद्रण स्तर में को 1980 में नॉर्थ ब्लॉक में एक सरकारी प्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया। पेपरलेस इन ए फर्स्ट इन इंडिया हिस्ट्री द बजट वाज entirely पेपरलेस इन 2021 बजट इट won't be printed and all MPs and government official will have to use soft copies through the official website. Even the economic survey released was entirely paperless in 2021. पेपरलेस भारत के इतिहास में पहली बार 2021 के बजट में बजट पूरी तरह से पेपरलेस था, यानी इसे प्रिंट नहीं किया जाएगा और सभी सांसदों और सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी का उपयोग करना होगा। यहाँ तक कि जारी किया गया आर्थिक सर्वेक्षण भी 2021 में पूरी तरह से कागज रहित था। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक बजट की। ए गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं। स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट of expected revenue and anticipated expended during a financial year या fiscal year. इंट्रोडक्शन की अगर बात करें बजट की, इंडिया बजट कम्स अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय बजट जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। बजट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय स्टेट। बजट जो है राज्य द्वारा राजस्व और व्यय का विवरण है। बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय स्टेट। 3 कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट के 3 घटक होते हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण। एंड 3 है आपका इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स, ऋणों के ब्याज के रूप में आए। इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स।
उसके बाद अगला है आपका बिफोर इंडिपेंडेंस जेम्स विल्सन प्रेजेंटेड बजट इन 1860 ऑल्सो इंट्रो इनकम टैक्स इन 1860। आज़ादी से पहले जेम्स विल्सन ने 1860 में बजट पेश किया था और 1860 में ही जो है आपका आयकर की शुरुआत भी हुई इनकम टैक्स की। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड बाय शरणमुखम चेट्टी इन नवंबर 1947। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंट बजट जवाहरलाल नेहरू। मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंटेड बाय फॉर्मर पीएम फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई 10 टाइम्स, पी चिदम्बरम 9 टाइम्स, उसके बाद जो है प्रणब मुखर्जी 8 टाइम्स। बजट 1997-98 नाउन एज ड्रीम बजट बिकॉज लोअरिंग इनकम टैक्स रेट एंड कॉरपोरेट टैक्स। बजट 1997-98 को ड्रीम बजट के रूप में जाना जाता है क्योंकि आयकर दर और कॉरपोरेट करों को कम किया जाता है। रेलवे बजट इज नाउ मर्ज विद द जनरल बजट। टू 2017 में जो है रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया आपका जनरल बजट में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट आर एज फॉलो। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट बजट के? पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। बजटरी पॉलिसीज यूज टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर द रोल ऑफ बजटरी पॉलिसीज टू क्रिएट कंडीशन फॉर इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि पहला जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चौथा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पांचवा है इकोनॉमिक इक्वालिटी। छठा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। सातवां है इफ़िशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक डीलिंग। ये जो है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। बजटरी पॉलिसी इज यूज टू अचीविंग द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजटीय नीति का उपयोग किया जाता है। द रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। विकास दर बचत और निवेश की दर पर निर्भर करती है। Therefore, the role of budgetary policy is to create condition for increase in saving and investment। इसलिए बजटीय नीति की भूमिका बचत और निवेश में वृद्धि के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना है। एंड सेकेंड है आपका प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ट्राई टू रीअलोकेट रिसोर्सेज इन accordance with economic and social priorities of the country through its budgetary policy। संसाधनों का उचित आवंटन। सरकार अपनी बजटीय नीति के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का पुनः आवंटन करने का प्रयास करती है। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ट्राई टू reallocated resources in accordance with economic and social priority of the country through its budgetary policy। and third है आपका generation of employment। to create employment opportunity, government promotes labor observing technology public workers programs like construction of roads, canals, bridges and to undertake employment specific project। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार श्रम को अवशोषित करने वाली प्रौद्योगिकी, सड़कों, नहरों, पुलों के निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यों के कार्यक्रमों और रोजगार विशिष्ट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बढ़ावा देती है। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट प्रोमोट्स लेबर ऑब्जर्विंग टेक्नोलॉजी पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस एंड
टू अंडरटेक एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। एंड फोर्थ है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। द पॉलिसी ऑफ सरप्लस और डेफिसिट बजटिंग इज अडॉप्टेड एज एंड व्हेन द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आर्थिक स्थिरता सरकार की बजटीय नीति की महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। अधिशेष या घाटे के बजट की नीति को तब अपनाया जाता है जब सरकार को मुद्रास्फीति और अपस्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी। फिस्कल पॉलिसी इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। both the taxation and expenditure measure are used to reduce income and wealth gap between the rich and the poor। आर्थिक समानता, राजकोषीय नीति आर्थिक असमानताओं को कम करने का एक शक्तिशाली साधन है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो आर्थिक असमानताओं को कम करने का एक शक्तिशाली साधन होती है। कराधान और व्यय दोनों उपायों का उपयोग अमीरी और गरीबी के बीच आय और संपत्ति के अंतर को कम करने के लिए किया जाता है। जो टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर है उसको यूज किया जाता है टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअरर। एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस पब्लिक इंटरप्राइजेस इन व्यू ऑफ सोशल इंटरेस्ट स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल मोनोपोली। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन सरकार सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्राकृतिक एकाधिकार के रूप में सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना करता है। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस पब्लिक इंटरप्राइजेस इन व्यू ऑफ सोशल इंटरेस्ट स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल मोनोपोली। एंड 7 है आपका इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक डीलिंग। सरकार के आर्थिक व्यवहार में दक्षता और पारदर्शिता। सरकार के दृष्टिकोण से सार्वजनिक बजट वांछनीय है क्योंकि यह अपने आलोचकों को जवाब दे सकता है और वित्तीय मामलों में अपनी ईमानदारी साबित कर सकता है। इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक डीलिंग। पब्लिक बजटिंग इज डिजायरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट कैन आंसर इट्स क्रिटिक्स एंड प्रूव इट्स ऑनेस्टी इन फाइनेंशियल मैटर्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स से होता है। पहला बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसिप्ट में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा और कैपिटल रिसिप्ट, और बजट एक्सपेंडिचर में भी जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट 2 टाइप के होते हैं। एक रेवेन्यू बजट में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, और कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। बजट रिसिप्ट भी 2 प्रकार का, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टाइप ऑफ बजट रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू कहाँ से रिसिप्ट होगा? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी? डेवलपमेंट प्लान पे और नॉन डेवलपमेंट और नॉन प्लान पे गवर्नमेंट। और उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे करिए? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद अगला है आपका रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। उसमें हम बात करते हैं पहला रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट विच neither create a liability nor lead to reduction in assets are called revenue receipts. Revenue receipts are of 2 types. राजस्व प्राप्तियाँ ऐसी प्राप्तियाँ जो न तो कोई दायित्व सृजित करती हैं
और न ही परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं, उसे जो है राजस्व प्राप्तियां कहलाते हैं या कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट आर ऑफ टू टाइप्स। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला टैक्स रेवेन्यू और दूसरा हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो टैक्स रेवेन्यू में टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द टैक्स पेयर। यानी जो कर राजस्व है, करदाता को प्रत्यक्ष लाभ की अपेक्षा के बिना सरकार को एक अनिवार्य भुगतान है। यानी कि जो टैक्स पेयर होता है, अगर वो टैक्स देता है तो उसके बदले में उसको जो है कोई प्रॉफिट नहीं होता है। कर दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इफ़ द लायबिलिटी to pay a tax and its burden fall on the same person, it is termed as direct tax। यदि किसी कर का भुगतान करने का दायित्व और उसका भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो इसे जो है प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। If the liability to pay a tax and its burden fall on the same person, it is termed as direct tax। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटीज़, प्रॉफिट टैक्स एक्सेट्रा। ये जो है आपका डायरेक्ट टैक्स के पार्ट हैं। कौन कौन से? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और एस्टेट ड्यूटी और प्रॉफिट टैक्स। और वही हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इफ़ द लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड इट्स बर्डन कैन बी ऑन डिफरेंट पर्सन, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। यदि किसी कर के भुगतान का दायित्व और उसका भार अलग अलग व्यक्तियों पर हो सकता है तो उसे जो है अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये जो है आपका एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स के। बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, ये जो है अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। वहीं हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्स अदर देन टैक्सेस आर नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में करों के अलावा अन्य स्रोतों से सरकार की राजस्व प्राप्तियां गैर कर राजस्व कहलाती हैं। द मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट आर, सरकार के गैर कर राजस्व के मुख्य स्रोत हैं इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम द लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन दिया गया है उसमें जो इंटरेस्ट रिसिप्ट होता है वो जो है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम आरबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आरबीआई के द्वारा एलआईसी, आईडीबीआई और अन्य वित्तीय संस्थानों से लाभांश और मुनाफा। रिसिप्ट फ्रॉम फिजिकल सर्विस, सोशल सर्विस एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ये जो है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट हो गए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम जानते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्स इज दैट इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स burden cannot be shifted on the other, while in the case of indirect tax burden can be shifted to the others, and direct taxes are compulsory payment and are unavoidable। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कंपलसरी पेमेंट होता है और इसको जो है अनअवॉइडेबल होता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड इफ़ अ पर्सन डज नॉट परचेज द कमोडिटी ऑन विच अ टैक्स इज लेवाइड। एंड सेकेंड है आपका कैपिटल रिसिप्ट, द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी टू और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। सरकार की विविध प्राप्तियाँ जो सरकार की देनदारियाँ सृजित करती हैं और वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट आर मार्केट लोन्स, एक्सटर्नल असिस्टेंट, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, डिसइन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण बाजार ऋण, बाहरी सहायता, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, विनिवेश आदि हैं। एग्जाम्पल ऑफ
कैपिटल रिस्टार्ट मार्केट लोन्स, एक्सटर्नल असिस्टेंसेस, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, डिसइन्वेस्टमेंट। यानी जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसमें बाजारी ऋण, ठीक है, मार्केट से लोन लेना, जो एक्सटर्नल असिस्टेंस हैं, सहायता हैं, रिकवरीज ऑफ लोन्स, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, एंड एडवांसेस, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट आदि। These receipts are classified under the following heads। इन प्राप्तियों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका मार्केट बोरोइंग। These include open market borrowing raised through auction and other instruments from the public। बाजार उधार, इनमें जनता से नीलामी और अन्य साधनों के माध्यम से जुटाए गए खुले बाजार के उधार शामिल हैं। These include open market borrowing raised through auction and other instruments from the public। Other borrowing and loans, it includes, इसमें आरबीआई, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से सरकार उधार शामिल है। इट अदर बोरोइंग एंड लोन्स में इंक्लूड गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड नेक्स्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग्स का विनिवेश। दिस रिसीव्स आर ऑन अकाउंट ऑफ पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स होल्डिंग इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग्स का निवेश, ये प्राप्तियां चुनिंदा पीएसयू की इक्विटी पूंजी में सरकार की होल्डिंग के आंशिक विनिवेश के कारण है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा धारित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों की बिक्री। यह पूंजीगत प्राप्तियां हैं क्योंकि यह सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती है। डिसइन्वेस्टमेंट्स मीन्स सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्मॉल सेविंग्स, लघु बचत। इनमें डाकघर बचत खाता, दीज कंप्राइजेस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, नेशनल सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र। जो आपका स्मॉल सेविंग या लघु बचत है, इनमें डाकघर बचत खाता, डाकघर सावधि जमा, डाकघर आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजनाएं और डाकघर मासिक आय खाते, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और किसान विकास पत्र शामिल हैं। एंड नेक्स्ट है आपका प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिपॉजिट्स, अदर रिसिप्ट्स। इट इंक्लूड्स रेलवे रिजर्व फंड्स, टेलीकम्युनिकेशन रिजर्व फंड्स एंड रिसिप्ट फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भविष्य निधि और अन्य प्राप्तियां, इसमें रेलवे रिजर्व फंड, दूरसंचार रिजर्व फंड और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्तियां शामिल हैं। कैपिटल रिसिप्ट था, कैपिटल रिसिप्ट में आपका मार्केट बोरोइंग आ जाएगा और उसके बाद जो है अदर बोरोइंग एंड लैंड्स आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसके बाद स्मॉल सेविंग आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट। ये व्यय सरकार के लिए संपत्ति नहीं बनाते हैं और दीज एक्सपेंडिचर डोंट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़। ये व्यय देनदारियों में कोई कमी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। और उसके बाद जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट्स ऑफ फॉर द गवर्नमेंट, दीज एक्सपेंडिचर कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी।
Example of capital expenditure, development expenditure. This expenditure relates to the growth and development activities of the government, like expenditure on education, health, industry, agriculture, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड कैनाल्स। ये जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। कौन कौन? आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड कैनाल्स, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। दीज एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर गैर विकास व्यय है, यह व्यय सरकार की गैर विकास गतिविधियों से संबंधित हैं। दीज एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट लाइक एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, प्रशासन पर व्यय, रक्षा, करों का संग्रह, ऋणों पर ब्याज, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट बजट। तो इसमें आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट लोन्स, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। राजस्व व्यय। राजस्व व्यय से तात्पर्य है उस व्यय से है जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति का निर्माण या देनदारी में कमी नहीं होती है। उदाहरण सरकारी वेतन हो गया, कर्मचारी हो गए, पेंशन, सरकार पर ब्याज भुगतान, ऋण, राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान आदि। एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर on the development and investment programs under the current 5-year plans is termed as planned expenditure. It includes both revenue expenditure and capital expenditure. प्लान्ड एक्सपेंडिचर नियोजित व्यय जिसे कहते हैं, चालू पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विकास एवं निवेश कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले व्यय को नियोजित व्यय कहा जाता है। इसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल हैं। और उसके बाद जो है आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द करंट 5-year प्लान इज टर्म्ड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इट ऑल्सो इंक्लूड रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विस, सब्सिडीज। ये जो है आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। गैर नियोजित व्यय वर्तमान पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल नहीं किए गए सरकार के सभी व्यय को गैर नियोजित व्यय कहा जाता है। इसमें राजस्व के साथ साथ पूंजीगत व्यय भी शामिल है। उदाहरण, ब्याज का भुगतान करना हो गया, रक्षा सेवाओं पर व्यय, सब्सिडी। उसके बाद अगला है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे जो है पूंजीगत व्यय कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। पूंजीगत व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जिसमें संपत्ति का निर्माण होता है या देनदारियों में कमी आती है। उदाहरण, भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण आदि खरीदना और शहरों में निवेश, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विदेशी सरकारों और सार्वजनिक उद्यमों आदि को ऋण देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू क्रिएशन of assets or reduction in liabilities. Example, purchasing land, building, machinery, equipment, etc. and investment in shares, loans to state, union territories, foreign government and public enterprises. पूंजीगत व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जिससे संपत्ति का निर्माण होता है या देनदारियों में कमी आती है। उदाहरण के लिए भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण आदि खरीदना और शेयरों में निवेश, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विदेशी सरकारों और सार्वजनिक उद्यमों आदि को ऋण देना। एंड अगला है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज टर्म्ड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, expenditure on agriculture and industrial development,
टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। विकास व्यय अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित गतिविधियों पर होने वाले व्यय को विकास व्यय कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित गतिविधियों पर होने वाले व्यय को क्या कहा जाता है? आपका विकास व्यय कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि और औद्योगिक विकास, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय। अगला है आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गैर विकासात्मक व्यय। सरकार के आवश्यक सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकास व्यय कहते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन essential general services of the government is called non-developmental expenditure. For example, expenditure on defense and administration, interest payment and tax collection etc. गैर विकासात्मक व्यय सरकार के आवश्यक सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकासात्मक व्यय कहा जाता है। सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकासात्मक व्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए रक्षा और प्रशासन पर व्यय, ब्याज भुगतान, कर संग्रह आदि। उसके बाद अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। पहला है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बजट्स, विधायी और कार्यकारी बजट। एग्जीक्यूटिव बजट इन प्रिपेयर्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ बजट डिपार्टमेंट। बजट विभाग की मदद से मुख्य कार्यकारी द्वारा तैयार किया गया कार्यकारी बजट है। एग्जीक्यूटिव बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ द बजट डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द लेजिस्लेटिव कमिटी फॉर अडॉप्शन बाय द लेजिस्लेचर। विधायी बजट विधायिका द्वारा अपनाने के लिए विधायी समिति द्वारा तैयार किया जाता है। लेजिस्लेटिव बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द लेजिस्लेटिव कमिटी फॉर अडॉप्शन बाय द लेजिस्लेचर। उसके बाद है कन्वेंशनल एंड कैश बजट्स, पारंपरिक और नकद बजट जिसे कहते हैं। कन्वेंशनल बजटिंग इज ए सेट ऑफ अकाउंट्स एस्टेब्लिश विद द फ्रेमवर्क ऑफ दोज प्रोग्राम्स विच आर फाइनेंस इन कन्वेंशनल मैनर्स। पारंपरिक बजट उन खातों का एक समूह है जिन्हें उन कार्यक्रमों के ढांचे के साथ स्थापित किया जाता है जिन्हें पारंपरिक तरीके से वित्त पोषित किया जाता है। Conventional budgeting is a set of accounts established in framework of those programs which are financed in conventional manner. It is a traditional way of showing estimates of receipts and expenditure item wise and classified in detail. यह आइटम के अनुसार प्राप्तियों और व्यय के अनुमान दिखाने और विस्तार से वर्गीकृत करने का एक पारंपरिक तरीका है। जो आपका कन्वेंशनल एंड कैश बजट है, यह क्या है? ट्रेडिशनल वे ऑफ शोइंग एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आइटम वाइज एंड क्लासिफाइड इन डिटेल्स। In cash budget, the different type of revenue earned by the government, irrespective of source, are treated as budgetary receipts and different spending by the government. नकद बजट में स्रोत पर ध्यान दिए बिना सरकार द्वारा अर्जित विभिन्न प्रकार के राजस्व को बजटीय प्राप्तियों और सरकार द्वारा अलग अलग व्यय के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है अगला इंक्रीमेंटल बजट, वृद्धिशील बजट जिसे कहते हैं। An incremental budget is a budget prepared using a previous period's budget or actual performance as a basis with incremental amount added for the new budget periods. एक वृद्धिशील बजट पिछली अवधि के बजट या वास्तविक प्रदर्शन का उपयोग करके तैयार किया गया बजट है जो नई बजट अवधि के लिए वृद्धिशील राशियों के आधार पर तैयार किया जाता है। The allocation of resources is based upon allocation from the previous period. यानी कि जो इंक्रीमेंटल बजट है ये बजट बेस्ड है आपका allocation of resources is based upon allocation of from the previous period. संसाधनों का आवंटन पिछली अवधि के आवंटन पर आधारित है। एंड अगला है आपका जीरो बेस बजट। क्वेश्चन पूछा भी गया है काफ़ी बार कि जीरो बेस बजट वाज डेवलप्ड बाय। तो पीटर ए पायर ने
डेवलप किया था 1969 में। जीरो बेस बजटिंग को 1969 में पीटर ए वायर द्वारा विकसित किया गया था। इट मीन्स दैट वाइल फार्मिंग इट्स बजट फॉर द कमिंग ईयर ऑन ऑर्गेनाइजेशन should start from 0 point instead of treating the current budget as the starting point on or based for next year's budgetary exercise। मतलब कि जो जीरो बेस का मतलब है कि आने वाले वर्ष के लिए अपने बजट को तैयार करते समय एक संगठन को शून्य बिंदु से शुरू करना चाहिए, न कि मौजूदा बजट को अगले साल के बजटीय अभ्यास के लिए शुरुआती बिंदु या उधार के रूप में मानना चाहिए। A system of zero-based budgeting was first introduced in the United States Department of Agriculture in its 1964। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि विभाग ने जो है 1964 के बजट में पहली बार शून्य आधारित बजट प्रणाली शुरुआत की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने 1964 में के बजट में पहली बार शून्य आधारित बजट प्रणाली की शुरुआत की। और वैसे जीरो बेस्ड बजटिंग डेवलप किया था पीटर ए वायर ने 1969 में। द जीरो बेस्ड बजटिंग अप्रोच हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अप्रैल 1, 1987। 1 अप्रैल 1987 से केंद्र सरकार के विभागों द्वारा भारत में शून्य आधारित बजट दृष्टिकोण अपनाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग को कब अपनाया गया था इंडिया में, तो 1 अप्रैल 1987 थे। Moreover, zero-based budgeting has been recommended by the 7th plan as one of the steps to control public expenditure। इसके अलावा 7वीं योजना द्वारा सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने के उपाय में से एक के रूप में शून्य आधारित बजट की सिफारिश की। उसके बाद कैनेंस या प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हेराल्ड डी स्मिथ। यानी कि यह जो अवधारणा है हेराल्ड डी स्मिथ द्वारा दी गई थी। कैनेंस ऑफ बजटिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग की अवधारणा हेराल्ड डी स्मिथ द्वारा दी गई। प्रोफेसर हेराल्ड डी स्मिथ सेट आउट सर्टन कैनेंस ऑफ रूल्स विच आर कॉल्ड एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बजटिंग। प्रोफेसर एच डी स्मिथ ने कुछ सिद्धांत या नियम निर्धारित किए जिन्हें बजट के बुनियादी सिद्धांत कहा जाता है। पहला एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग, दूसरा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा रिपोर्टिंग, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी इन बजटिंग, पांचवा हो गया एडिक्वेट टूल्स, छठा हो गया आपका मल्टीपल प्रोसीडर्स, सातवां हो गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन और आठवां हो गया एक्टिव कोऑपरेशन। प्रोफेसर एच डी स्मिथ ने जो सिद्धांत दिए थे बजट के बुनियादी सिद्धांत हैं कार्यकारी प्रोग्रामिंग, कार्यकारी उत्तरदायित्व, रिपोर्टिंग, बजट में लचीलापन, पर्याप्त उपकरण, एकाधिक प्रक्रियाएं, कार्यकारी निर्देश और सक्रिय सहयोग। उसके बाद अगला है आपका गवर्नमेंट फंड्स, सरकारी कोष। पहला आता है इसमें कंसोलिडेटेड फंड। दिस इज़ द चीफ अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार का मुख्य खाता है। जो कंसोलिडेट फंड है समेकित निधि, यह भारत सरकार का मुख्य खाता है। दिस इज़ द चीफ अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The inflow of this fund is by way of taxes and also non-taxes revenue which arise to the government in connection with the conduct of its business। इस निधि का प्रभाव करों और गैर कर राजस्व के माध्यम से होता है जो सरकार को अपने व्यवसाय के संचालन के संबंध में उत्पन्न होता है। The government meets all its expenditure including loan repayment from this fund। सरकार इस फंड से ऋण अदायगी सहित अपने सभी खर्चों को पूरा करती है। दिस फंड इज फॉर्म्ड अंडर द प्रीवियस ऑफ आर्टिकल 2661 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है समेकित निधि कोष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत प्रावधान के तहत गठित किया गया है। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द फंड विदाउट द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। संसद से प्राधिकरण के बिना निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है।
No amount can be withdrawn from the fund without the authorization from the parliament. It required government approval. इसके लिए जो है सरकार की मंजूरी ज़रूरी है. दिस फंड्स इज़ बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंट इन विच सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेड. यह फंड जो है मूल रूप से सरकारी खाता है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाता है. यानी कि जो आपका समेकित फंड है, कंसोलिडेट फंड से सरकारी खाता है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाता है. इट इंक्लूड ऑल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट मनी रिसिप्ट एंड रिपेमेंट ऑफ लोन्स. इसमें सरकारी धन प्राप्तियों और ऋणों के पुनर्भुगतान के सभी राजस्व शामिल हैं. उसके बाद अगला है आपका कंटिजेंसी फंड, जिसे जो है आपका आकस्मिकता निधि कहा जाता है. द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज सेट अप अंडर आर्टिकल 267(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत की आकस्मिकता निधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत स्थापित की गई. एडवांसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट द फंड आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. निधि ने अग्रिम भारत के राष्ट्रपति द्वारा अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए किए जाते हैं. दिस फंड कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. इस फंड का जो इस्तेमाल किया जाता है आपात स्थिति में किया जा सकता है. द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होल्ड द फंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार के सचिव, द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आर्थिक मामलों का विभाग भारत के राष्ट्रपति की ओर से निधि रखता है. नो नीड टू गवर्नमेंट अप्रूवल. और जो कंटिजेंसी फंड है इसमें सरकार की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है. उसके बाद जो है पब्लिक अकाउंट अगला है. दिस अकाउंट होल्ड पीपल प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग एक्सेट्रा. इस खाते में लोग भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग, लघु बचत आदि रखते हैं. द पब्लिक अकाउंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लोक लेखा का गठन संविधान के 266(2) के तहत किया गया. ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन दोज कवर्ड अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिसीव्ड बाय और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन भारत की संचित निधि के अंतर्गत आने वाले को छोड़कर भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है. द रिसिप्ट अंडर पब्लिक अकाउंट डू नॉट कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. लोक लेखा के अंतर्गत प्राप्तियाँ सरकार की सामान्य प्राप्तियाँ नहीं होती हैं. पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड. इसलिए लोक खाते से भुगतान के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है. एंड अगला है आपका सप्लीमेंट्री फंड, ग्राम पूरक निधि. सप्लीमेंट्री फंड या ग्रांट्स आर पास्ड थ्रू यूजुअल और अप्रोप्रिएट एक्ट और बिल्स. The additional grants required to meet the required expenditure of the government is called supplementary grants. सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को पूरक अनुदान कहा जाता है. If expenditure on project is exceeds then provided budget, then additional fund are provided through usual process. यदि परियोजनाओं पर व्यय प्रदान किए गए बजट से अधिक है तो सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती है. उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ बजट. परफॉर्मेंस बजटिंग. दिस बजट यूज्ड इन 1968. इट इज़ बैकवर्ड लुकिंग बजट. जो परफॉर्मेंस बजट है, यह जो बजट है 1968 में उपयोग किया गया था और यह बैकवर्ड लुकिंग बजट है. और उसके बाद सेकंड है आपका प्रोग्राम बजटिंग. इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग बजट. इट मेक स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर. प्रोग्राम बजटिंग यह जो है आपका भविष्योन्मुखी है, यह भविष्य के लिए रणनीति बनाते हैं. उसके बाद थर्ड है आपका नॉन प्लान बजटिंग. द बजट विच प्रिफेयर टू मेक एन इमीडिएट एक्शन. गैर योजना बजटिंग वह बजट जो तत्काल कार्रवाई करना पसंद करता है. अगला आपका जेंडर बजटिंग. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इन 2005 और 6 एज ए बजटरी प्रैक्टिस.
भारत सरकार ने जो जेंडर बजट है 2005-06 में बजटीय अभ्यास के रूप में पेश किया था। जेंडर बजटिंग डज नॉट मीन सेपरेट बजट फॉर वुमेन, यानी कि जो जेंडर बजट है इसका मतलब महिलाओं के लिए अलग बजट नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, जेंडर बजट इज ए पावरफुल टूल फॉर अचीविंग जेंडर में मेन स्ट्रीम। बाल्यावस्था और विकास मंत्रालय के अनुसार जेंडर बजट जो है आपका बजटिंग जेंडर मुख्यधारा को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। सो वुमेन टेक बेनिफिट एज मेन, इसलिए महिलाएं पुरुषों के रूप में लाभ उठाते हैं। मेन एम ऑफ जेंडर बजट इज टू टैकल जेंडर इम्बैलेंसेस, जीबी का मुख्य उद्देश्य लैंगिक असंतुलन से निपटना है। वुमेन बजट, जेंडर बजट्स, जेंडर सेंसिटिव बजट्स एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट आर ऑल टर्म्स दैट आर यूज्ड टू describe initiatives that have used gender as lens from which to analyze budgets at national, regional and civics level. Australia was the first country to implement women budget in 1984. 1984 में महिलाओं के लिए बजट को लागू करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश था। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। तब तक के लिए धन्यवाद।